मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, आपने डे 1 जब शुरुआत की थी फोटोसिंथेसिस की, बोला था CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। आपने एक रिएक्शन लिखा था, मैंने तभी बोला था कि ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में आपका ग्लूकोज बन जाएगा, एक ही स्टेप में वाटर टूट जाएगा। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगी। जब हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा, उसमें आपने बोला था लेवल ऑफ डिवीजन होता है। लाइट रिएक्शन किस में चलेगा, तो आपने बोला था ग्रैनम में चलेगा। डार्क रिएक्शन किस में चलेगा, आपने बोला स्ट्रोमा में चलेगा। तो आपने बोला जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसमें चलेगा डार्क रिएक्शन, और जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था उसमें चलने वाला आपका लाइट रिएक्शन। दैट मीन्स लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में आपने बोला लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन है क्या, हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो यहां पे लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट रिएक्शन है तो लाइट का एब्जॉर्प्शन करना होगा। वाटर स्प्लिटिंग, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट लाइक ATP और NADPH का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन में 3 पॉइंट आता है, ATP, NADPH+ और ऑक्सीजन। ये कैसे मिला, ये हम मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में आपने बोला लीफ ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ATP और NADPH+ का फॉर्मेशन हुआ। ये प्रोसेस डिफरेंट कैसे होगा वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या होने वाला है, कैसे होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डार्क रिएक्शन वैसे ही स्ट्रोमा में होगा, क्या होगा, CO2 कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज में। तो CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ATP और NADPH+ की रिक्वायरमेंट होगी, जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक एक्सपेरिमेंट है, रेड ड्रॉप इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। रेड ड्रॉप क्या है, इनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है, ये यहां पर मेंशन किया गया है। इसमें अगर हम 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट दें, तो इसमें जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो तो वर्क करेगा, लेकिन इस कंडीशन में फोटो सिस्टम सेकेंड वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स एक फोटो सिस्टम तो आपका काम कर रहा है, लेकिन दूसरा फोटो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और इसके लिए हम टर्म यूज करें रेड ड्रॉप। दैट मीन्स ये आप रिप्रेजेंट करो किसमें, रेड ड्रॉप में। तो अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोवाइड कराएं, जिसमें उसका वेवलेंथ जो है वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा या 700 की तरफ हम जाते हैं, तो वहां पर एक ही फोटो सिस्टम काम करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, सेकेंड काम नहीं कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप कर रहा है रेड रीजन में, और इसके लिए आप टर्म यूज करो रेड ड्रॉप। लेकिन अगर हम 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर इन दोनों के सप्लाई दें, 680 भी दें 700 भी दें, या ये बोलूं 680 नैनोमीटर और उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट दें, तो इस कंडीशन में कंबाइंड लाइट में फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम करेगा और फोटो सिस्टम सेकेंड भी काम करेगा। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा इनहैंसमेंट इफेक्ट या इमर्सन इफेक्ट। तो सिंपल सा है, अगर दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और अगर एक फोटो सिस्टम काम करेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो रेड ड्रॉप में आपसे पूछा जाए कि कौन सा फोटो सिस्टम काम कर रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, कौन सा काम नहीं कर रहा, फोटो सिस्टम सेकेंड। या आपसे ये बोला जाए कि 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट दें, तो कौन सा फोटो सिस्टम काम करेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट,
कौन सा काम नहीं करेगा? फोटो सिस्टम सेकेंड। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, कंबाइंड लाइट दें 680 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर दोनों दें तो फोटो सिस्टम कौन सा काम करेगा? दोनों, फर्स्ट और सेकेंड। यही इनहेंसमेंट इफेक्ट है। तो कंक्लूजन निकला कि टू टाइप का फोटो सिस्टम होता है, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक फोटो सिस्टम सेकेंड। फर्स्ट की रिक्वायरमेंट है 700 नैनोमीटर और सेकेंड की रिक्वायरमेंट है 680। दैट मीन्स रिएक्शन सेंटर में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट में 700 नैनोमीटर है और जो फोटो सिस्टम सेकेंड है उसमें 680 नैनोमीटर होता है। फर्स्ट और सेकेंड फोटो सिस्टम की जो बात हमने की है वो उसके फंक्शन के बिहाफ पर नहीं बोला कि फोटोसिंथेसिस में जो पहले इन्वॉल्व होगा वो फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा और जो बाद में इन्वॉल्व होगा फोटो सिस्टम सेकेंड। ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन के बिहाफ पर नहीं, उसके डिस्कवरी के बिहाफ पर बोला गया है। यानी जो सबसे पहले खोजा गया वो फोटो सिस्टम फर्स्ट है और जो बाद में खोजा गया वो फोटो सिस्टम सेकेंड है। ओके, अब इस फोटो सिस्टम को यहां पर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया। देखो यहां पर अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार फिर से उसको समराइज कर लें। पिगमेंट के बिहाफ पे बात हो रही है। तो आपने बोला कि ये लीफ, यहां पे लीफ की बात हो रही है, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज ये लीफ है ना, ठीक है। अब इस लीफ में आपने रिप्रेजेंट किया कि ये है मीजोफिल सेल। ये ऐसे आपने रिप्रेजेंट किया मीजोफिल सेल को, ठीक है। इस मीजोफिल सेल में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। सपोज ये एक डायग्राम आपने, ये क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है आपका, याद होगा डायग्राम आपने रिप्रेजेंट किया था, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज ये थैलेकॉइड ग्रैनम और उस ग्रैनम में एक कॉइन लेग स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड। इस थैलेकॉइड में ये तो हो गया ल्यूमेन और ये होगी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, है ना। और आपको पता होगा कि यहां पे आपने एक और टर्म यूज किया था, स्ट्रोमा। क्या था? स्ट्रोमा। लीफ, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल के अंदर ये क्या था? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा और ये मेम्ब्रेन जिसको हमने बोला थैलेकॉइड। थैलेकॉइड में ल्यूमेन है और थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है इसमें प्रेजेंट होता है आपका पिगमेंट। जो पिगमेंट है वो किसमें प्रेजेंट है? थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में। तो उन पिगमेंट्स का भी अरेंजमेंट है जिसके लिए आप टर्म यूज कर रहे हो फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम, जो दो तरह का होता है। आपने बोला था फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो इस बात को समझो, लीफ, मीजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट। क्या उस मीजोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट था? बिल्कुल। याद होगा आपने टर्म यूज किया था पैरास्ट्रोफी, इपिस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी। फिर उस क्लोरोप्लास्ट का तो अरेंजमेंट है ही है। क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट के साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड है, उस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसका भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम जिसको आप बोल रहे हो। तो यहां पर आपने वही रिप्रेजेंट किया कि ये ग्रैनम है। इस ग्रैनम से हमने एक ये थैलेकॉइड को उठाया है ना, और इस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट किया। तो ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में ये आपने रिप्रेजेंट किया पिगमेंट, ये पिगमेंट प्रेजेंट है। यहां पर जो कैविटी होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ल्यूमेन। वही आपने यहां पे भी रिप्रेजेंट किया था, ये ल्यूमेन है। तो ये ल्यूमेन है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। इसी मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट मॉलिक्यूल। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अब उसमें आपने बोला क्वांटोसोम। पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम को हम पहले क्या बोलते थे? क्वांटोसोम।
और एक क्वांटोसोम में 250 से लेकर के 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक क्वांटोसोम में कितने पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, तो 250 से 400 मॉलिक्यूल्स था। अब सवाल ये है कि जो पिगमेंट है उन पिगमेंट्स का पर्टिकुलर क्या है, अरेंजमेंट है। वो जो अरेंजमेंट है वो है क्या, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, वो पॉइंट हमें डिस्कस करना होगा। तो आपने बोला पिगमेंट मॉलिक्यूल है। अब बताओ, अगर हम हायर प्लांट की बात करते हैं तो क्लोरोफिल में कौन सा क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल बी होगा प्लस कैरोटीनॉइड होगा। तो पिगमेंट में तो हायर प्लांट में ये प्रेजेंट होगा, बट उनका अरेंजमेंट क्या होगा वो फोटोसिस्टम आप डिस्कस करोगे। तो आपने बोला पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट मॉलिक्यूल में आपने बोला LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ प्रेजेंट होगा रिएक्शन सेंटर, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और क्या है, रिएक्शन सेंटर है। अब इसमें आपने रिप्रेजेंट किया एनसीईआरटी का डायग्राम है कि ये लाइट आया, ये लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और फिर ये मूव करके कहाँ जाएगा, रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा, रिएक्शन सेंटर के पास। यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर आपको देखने को मिलता है फोटो सिस्टम में, जो दो तरह का था, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम। क्या क्या था, फर्स्ट और सेकेंड। रिएक्शन सेंटर में वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या था, फर्स्ट में 700 और सेकेंड में 680 पी पिगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि इनका नाम डिस्कवरी के बिहाफ पर लिया गया फर्स्ट और सेकेंड, न कि फंक्शन के बिहाफ पे। ओके, अगर एक प्लांट आपने यहां पे रिप्रेजेंट किया जिसको लाइट बिलो 680 नैनोमीटर या 680 दिया जाए तो क्या होगा, आपने बोला फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों काम करें। लेकिन अगर लाइट मोर देन 680 दिया जाए तो केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा। यानी 680 या उससे कम वेवलेंथ की लाइट दोगे तो दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहा है, और अगर हम 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट देंगे तो फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो ये मैंने रिप्रेजेंट किया, सपोज ये रिएक्शन सेंटर है ना, ये रिएक्शन सेंटर, और ये आप रिप्रेजेंट करो LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट वेवलेंथ तो आपने बोला 680 या उससे कम। जब हम ये देंगे तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये लाइट डिफरेंट LHC मॉलिक्यूल से होते हुए कहां आएगा, रिएक्शन सेंटर तक आएगा। अब जब ये रिएक्शन सेंटर तक आएगा तो आप बताओ लाइट की एनर्जी, जब ये पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे LHC मॉलिक्यूल से फिर नेक्स्ट LHC मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होते आगे आएगा तो एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगा। दैट मीन्स आगे चल के 680 से बढ़ते बढ़ते 700 भी मिल सकता है, और इस कंडीशन में फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम करेगा। तो सेकेंड के साथ साथ फर्स्ट भी काम करेगा अगर 680 या उससे कम वेवलेंथ की लाइट हम प्रोवाइड कराएं, और अगर 680 से ज्यादा प्रोवाइड कराओगे तो फर्स्ट, क्योंकि बढ़ते बढ़ते तो वो 700 की तरफ ही जाएगा, जिसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिव होता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, 700, और फोटो सिस्टम सेकेंड की बात करें तो उसमें 680 वेवलेंथ ऑफ लाइट रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब सवाल ये है कि ये होता कहां पर, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा वो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, जिसमें आपने बोला था कि स्ट्रोमा भी होता है और थैलेक्वाइड, ग्रैनम, ग्रैना या स्ट्रोमा लैमली भी होता है। मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा की बात हुई थी। तो क्या
लाइट रिएक्शन मेम्ब्रेन में होता है, बिल्कुल। तो अगर हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के लोकेशन की बात करें तो एक बात तो तय है कि फर्स्ट और सेकंड क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होंगे। अब कहाँ होंगे उसकी बात करें। आप कह दोगे ये थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड, और अगर ये थैलेकॉइड एक दूसरे के साथ आ जाए तो इसके लिए हम टर्म का यूज करेंगे ग्रैनम। क्या बोलेंगे? ग्रैनम। अब आप ये बताओ कि अगर ये ग्रैनम है तो ये वाला पार्ट क्या था? नॉन एप्रेस्ड। ये क्या है? नॉन। समझते हैं? नॉन एप्रेस्ड, ये एप्रेस्ड, ये एप्रेस्ड, ये एप्रेस्ड पार्ट। यानी इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें, ये नॉन एप्रेस्ड, ये एप्रेस्ड, ये एप्रेस्ड, ये एप्रेस्ड। तो जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है इसकी बात करूं उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट है। क्या है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। और जो एप्रेस्ड पार्ट होता है उसमें फोटो सिस्टम सेकंड होता है। ठीक है? दैट मीन्स जो ग्रैनम थैलेकॉइड है, ग्रैनम है, उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है और फोटो सिस्टम सेकंड भी है। फोटो सिस्टम फर्स्ट नॉन एप्रेस्ड पार्ट में है, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड एप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट है। स्ट्रोमा थैलेकॉइड या स्ट्रोमा लैमेली, उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। दैट मीन्स आप ये बोल रहे हो कि यहां पर आपने ये डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो आपने बोला कि ये है आपका एप्रेस्ड पार्ट, ये एप्रेस्ड पार्ट है। इस एप्रेस्ड पार्ट में क्या है? फोटो सिस्टम सेकंड है। और यहां पर ये जो है नॉन एप्रेस्ड पार्ट, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट है। तो नॉन एप्रेस्ड पार्ट में क्या प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम फर्स्ट, और जो एप्रेस्ड पार्ट उसमें प्रेजेंट है फोटो सिस्टम सेकंड। ओके? और ये जो स्ट्रोमा लैमेली है इसमें प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्या है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। दैट मीन्स फोटो सिस्टम फर्स्ट का पोजीशन है स्ट्रोमा लैमेली। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड ये दोनों प्रेजेंट होता है ग्रैनम थैलेकॉइड में। उस ग्रैनम थैलेकॉइड के नॉन एप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट है फोटो सिस्टम फर्स्ट और एप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम सेकंड। तो ये इसकी पोजीशन होगी। अब इस फोटो सिस्टम में आएगा क्या, वो आपने यहां पे रिप्रेजेंट किया कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसमें क्या होगा? रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा भाई? 700। इसके साथ साथ में LHC होगा। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट तो LHC फर्स्ट, ऐसे बोला गया है। इसमें लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP और प्रोटीन बाउंडेड होता है। उसी तरह से फोटो सिस्टम सेकंड की बात करें, रिएक्शन सेंटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा? 680। अगर फोटो सिस्टम सेकंड की बात हो रही है तो LHC सेकंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड होगा, और इसमें उसी तरह से LHP और प्रोटीन होगा। तो यहां पर हमने फोटो सिस्टम की बात की। अब एक बार फिर से इसको समराइज करते हैं। फोटो सिस्टम दो तरह का, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट का पोजीशन कहां पर है? तो आपने बोला फर्स्ट जो होगा वो स्ट्रोमा थैलेकॉइड में भी होगा और ग्रैनम थैलेकॉइड के नॉन एप्रेस्ड पार्ट में भी होगा। ओके? फोटो सिस्टम सेकंड स्ट्रोमा लैमेली में प्रेजेंट नहीं होगा, वो सिर्फ ग्रैनम थैलेकॉइड के एप्रेस्ड पार्ट में होगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट हो चाहे फोटो सिस्टम सेकंड, उसमें रिएक्शन सेंटर और LHC होता है। क्लोरोफिल ए का वन मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है, चाहे वो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर, मैं बोला क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होगा, चाहे वो रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम फर्स्ट का हो चाहे वो सेकंड का हो। बाकी जितने भी पिगमेंट होंगे वो सब LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए ही होगा, उसका वन मॉलिक्यूल। तो बाकी पिगमेंट किधर हो गए? LHC में। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन सेंटर में तो क्लोरोफिल ए है फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन वेवलेंथ ऑफ लाइट दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट में आपने बोला कि 700 नैनोमीटर है, सेकंड में आपने बोला 680 नैनोमीटर। तो ये फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम की बात हमने की, कहां पर प्रेजेंट है?
इसमें क्या क्या इसका कैरेक्टर है, कौन कौन से पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इन पिगमेंट्स के अरेंजमेंट को आपने बोल दिया फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पर, थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में है। उस क्लोरोप्लास्ट का भी अरेंजमेंट है मेसोफिल सेल में, जिसके लिए आपने वो 3 टर्म पहले यूज किया। तो इस तरह से क्या हमने पिगमेंट की बात कर ली? अगर हमने पिगमेंट की बात कर ली तो अब हमें फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म को टारगेट करना होगा। आपने बोला लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो बोला आपने एटीपी मिलने वाला है, NADPHH+ मिलने वाला है, ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा, अब उसको हमें टारगेट करना होगा। इसके लिए आपने यहां पर फोटोफॉस्फोराइलेशन, इस टर्म को अगर हम डिफाइन करें, फोटो मतलब लाइट, तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये कन्वर्ट किस में होगा, ATP में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट किस में कन्वर्ट होगा, ATP में। और ये कैसे होगा, ये हमें यहां पर डिस्कस करना। इसके लिए इसके टाइप की अगर हम बात करते हैं तो एक है नॉन साइक्लिक और एक है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, तो यहां पे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक की अगर हम बात कर रहे हैं, नॉन साइक्लिक दूसरा है साइक्लिक, तो सबसे पहले हम टारगेट किसको करते हैं, नॉन साइक्लिक। ठीक है, सवाल ये है कि चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, एक बात तो तय है कि ATP मिलेगा फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात होगी। अगर इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में रोटेट करे तो ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो सवाल ये है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होगा, क्या क्या प्रोसेस होगी, इसको हमें डिस्कस करना। तो बात हो रही है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सबसे पहले हम इसी की शुरुआत करें। फर्स्ट पॉइंट है बोथ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन्वॉल्व। अभी डायग्राम आपको दिख जाएगा। इट अकर्स ऑन मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनाथाइलेकोइड, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो नॉन साइक्लिक। इन दोनों में सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक की, तो इतना हमें पता है कि दोनों मेम्ब्रेन में ही चलने वाला है। ये कहां चल रहा नॉन साइक्लिक, तो बोला ग्रेनाथाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस, वाटर का ब्रेकडाउन होगा इसमें। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद ऑक्सीजन रिलीज होगा, वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। ATP एंड NADPH सिंथेसाइज टेक प्लेस, यानी ATP और NADPH2 का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये जो भी डिफरेंट पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है, ये आपको डायग्राम में दिखने वाला है। तो डेफिनेटली डायग्राम को समझने के बाद अगर हम इन पॉइंट की बात करेंगे तो याद करना अपने लिए इजी होगा, है ना। तो सबसे पहले यहां पे बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डायग्राम यहां पे रिप्रेजेंट किया गया, और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर आपने बोला ये लाइट फोटो सिस्टम सेकेंड पे आया, तभी लाइट फोटो सिस्टम फर्स्ट पे आया। याद होगा आपने बोला था कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के बिहाफ पे नहीं बोला था, डिस्कवरी के बिहाफ पर। फंक्शन तो दोनों साथ साथ मिलकर, तो दोनों काम एक साथ करने वाले हैं। लाइट अगर गिरा फोटो सिस्टम सेकंड पे, तो वही सेम लाइट यहां पे आ रहा फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। तो थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लें। ये आपने रिप्रेजेंट किया थैलेकोइड की मेम्ब्रेन, आपने बोला ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो कैविटी है, इसको आपने क्या बोला, लेमन। तो सब कुछ जो चल रहा है वो कहां पे चल रहा है, वो आप यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन होगी और ये हो गया लेमन। ठीक है, अब एक साथ इसको यहां से डिस्कस करना शुरू करते हैं। लाइट फोटो सिस्टम सेकंड के पास आया, तो फोटो सिस्टम सेकंड में रिएक्शन सेंटर भी था और LHC भी था। पहले कहां आया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से होते हुए
फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर में आया, जिसमें क्लोरोफिल ए का 1 मॉलिक्यूल था, और क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर को आपको अगर याद करो तो पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल था। पोरफायरिन हेड में 4 पैरा लिंक और सेंटर में मैग्नीशियम था। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? उस रिएक्शन सेंटर से निकल रहा है। क्लोरोफिल ए सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट है, वहां से। तो आपने बोला कि लाइट यहां पर आया, फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको सबसे पहले कौन एक्सेप्ट कर रहा है? फियोफाइटिन। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? तो फियोफाइटिन है, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक साथ बोलूं, डिफरेंट कैरियर से होते हुए NADP+ के पास आने वाला है। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो डिफरेंट कैरियर से होते हुए, उन डिफरेंट कैरियर का नाम भी डिस्कस करेंगे, इन डिफरेंट कैरियर से होते हुए फाइनली किसके पास आया? NADP+ के पास। दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो लौट करके वापस फोटो सिस्टम सेकेंड के पास नहीं आया। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट साइक्लिक नहीं, नॉन साइक्लिक मैनर में हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास गया? फियोफाइटिन के पास, PQ प्लास्टोक्यूनोन। यहां पर 2 पॉइंट याद रखना। PQ एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, PQ एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, और PC एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर बोलने का मतलब जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी करेगा। तो PQ मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है और PC एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो 2 पॉइंट्स, प्लास्टोसाइनिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और PQ एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर कौन है, तो प्लास्टोक्यूनोन, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, तो प्लास्टोसाइनिन बोलना है। यहां पर आपने बोला PQ, फिर ये PQ यहां से हाइड्रोजन आयन लिया, कन्वर्ट हो गया PQH2 में, फिर ये हाइड्रोजन यहां पर रिलीज हो रहा है ल्यूमेन में, इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया और ये PQH2 कन्वर्ट हो गया PQ में। दैट मीन्स यहां पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से लिया गया और ट्रांसफर किधर कर दिया गया? ल्यूमेन में। आपको पता है इधर बाहर क्या है? ये स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा। तो यहां से हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से किधर आने लगा? ल्यूमेन में। हाइड्रोजन आयन मूव करके किधर आएगा? ल्यूमेन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, इससे होते हुए इलेक्ट्रॉन PC प्लास्टोसाइनिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बोला था। फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास गया। फिर इलेक्ट्रॉन FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, FD फेरोडॉक्सिन, और FNR फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज से होते हुए NADP+ के पास गया। क्या इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला वो लौट करके वापस आया? नहीं आया। तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? नॉन साइक्लिक में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे फियोफाइटिन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? NADP+, ठीक है। अब ये NADP+ आपने रिप्रेजेंट किया कि ये इलेक्ट्रॉन, और इधर स्ट्रोमा से इसने उठाया हाइड्रोजन आयन, मिलकर के ये कन्वर्ट हो गया किसमें? NADPHH+। तो इस तरह से आपने यहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। कुछ पॉइंट फिर से रिपीट करते हैं, फिर आगे कंसेप्ट की बात करेंगे। क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है? बिल्कुल। फर्स्ट भी है और सेकेंड भी है। यहां पे सेकेंड, यहां पर फर्स्ट। जब लाइट आया तो इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकला, इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकला। तो आप बताओ, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला क्या वो लौट करके वापस आ रहा है? नहीं। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी? बिल्कुल। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो उस डिफिशियंसी को पूरा भी तो करना होगा, तभी तो वो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर पाएगा। तो वो डिफिशियंसी पूरा कौन करता है? या अगर फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकला, उसी टाइम लाइट फोटो सिस्टम फर्स्ट पे भी आया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहां भी तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। उसको पूरा कौन करेगा? अब इस स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं।
जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो आपने यहां पे लिखा OEC, जो कि थैलेकॉइड के थैलेकॉइड में इनर साइड की तरफ है, या ये बोलूं प्रेजेंट टुवर्ड्स ल्यूमेन। ल्यूमेन में नहीं बोल रहा हूं, ल्यूमेन की तरफ है। अब इसके प्रेजेंस में यहां पे आपने दिखाया वाटर का ब्रेकडाउन हुआ। तो वाटर अगर टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन आयन निकला वो किधर आ रहा है? ल्यूमेन में। ऑक्सीजन तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? फोटो सिस्टम सेकेंड ले लिया। दैट मीन्स यहां पर जब वाटर का ब्रेकडाउन हुआ तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो फोटो सिस्टम सेकेंड के पास चला जाएगा और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसको ये पूरा कर देगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटो सिस्टम सेकेंड को इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कराएगा? वाटर के ब्रेकडाउन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, है ना। या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वाटर के ब्रेकडाउन से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका इमीडिएट एक्सेप्टर कौन है, तो बोलोगे फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है। तो वाटर ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन आयन निकला, वो किधर जाएगा? इस ल्यूमेन में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन फाइनली एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा फोटो सिस्टम सेकेंड के पास, ठीक है। अब फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन, PQ, साइटोक्रोम, B6F, PC, फोटो सिस्टम फर्स्ट, FES, FD, FNR और फिर NADP प्लस के बाद वो प्रोसेस रिपीट की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जब लाइट यहां पे आया, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकला, इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकला। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला फोटो सिस्टम फर्स्ट से, उसकी डिफिशियंसी को पूरा करता है फोटो सिस्टम सेकेंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन। और फोटो सिस्टम सेकेंड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? फोटो सिस्टम सेकेंड। ओके, तो यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन आपने रिप्रेजेंट किया। बेसिकली हमें ऐसा नहीं कि सारा कुछ स्टेप याद करना होगा कि कहां से इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते आ रहा है, ये तो आपने डिफरेंट एक्सेप्टर को यहां पे रिप्रेजेंट किया है। अब इस नॉन साइक्लिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा उसकी बात कर रहे हैं। पहला, नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम होता है, फर्स्ट भी होता है और सेकंड भी होता है। नॉन साइक्लिक में वाटर का ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा? होगा, टुवर्ड्स लिमिट, ठीक है। नॉन साइक्लिक में NADPHH प्लस का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो NADPHH प्लस भी बना, वाटर का ब्रेकडाउन भी हुआ, ऑक्सीजन रिलीज भी हुआ, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड दोनों प्रेजेंट है। ओके, अब यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है एक एंजाइम है जिसका नाम है ATP सिंथेटेज या ATPs। इसमें यहां पर F0 और F1 पार्टिकल को आपने रिप्रेजेंट किया है और इस डायग्राम में आप ये दिखा रहे हो कि हाइड्रोजन आयन यहां से बाहर जा रहा है ना। तो हाइड्रोजन आयन के बाहर जाने की वजह से यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया कि ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ा और कन्वर्ट किसमें हो गया? ATP में। तो ये जो F1 पार्टिकल है यहां पर ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है और कन्वर्ट होता है ATP में, इसी को बोलते हो फोटोफॉस्फोराइलेशन। बात पहले ही हुई थी कि चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक, ये तो टर्म इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बिहाफ पर बोला गया है, ATP तो बनेगा, क्योंकि बात हो रही फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो क्या यहां पर आपको ATP मिला? बिल्कुल मिला। कैसे मिला, क्या मैकेनिज्म, वो डिस्कस नहीं हो रहा अभी बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पर ATP मिलेगा। ओके, तो आपने बोला क्या नॉन साइक्लिक में ATP मिला? बिल्कुल मिला। क्या नॉन साइक्लिक में वाटर का ब्रेकडाउन हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है? हो रहा है। NADPHS प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है? हो रहा है। क्या दोनों फोटो सिस्टम में? बिल्कुल, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो बोलोगे फियोफाइटिन और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो बोलोगे NADP प्लस। वाटर के ब्रेकडाउन से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका इमीडिएट एक्सेप्टर कौन है? फोटो सिस्टम सेकेंड है।
ओके, अब यहां पर ये कैसे एटीपी बना, ये पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, ये हमें डिस्कस करना है। और इसके लिए हम बात करने वाले हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का क्या कंसेप्ट है, पीटर मेटकल ने इसको दिया था और नोबेल प्राइज भी इनको मिला इसके लिए। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है, ये उन्होंने बताया था। अब पॉइंट ये है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है एटीपी बनाने के लिए, क्या क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपने बोला कि मेम्ब्रेन होना चाहिए। सर डायग्राम में आपको थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन दिखाई दिया था, तो मेम्ब्रेन तो है, ठीक है। दूसरा पॉइंट प्रोटॉन पंप होना चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए। तीसरा पॉइंट प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए। और चौथा पॉइंट एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट मींस F0 F1 पार्टिकल होना चाहिए। तो प्रोटॉन पंप हो, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो, मेम्ब्रेन हो और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम हो। जब हमने इससे पहले वाले डायग्राम में बात की थी तो क्या यहां पर इस डायग्राम में हमें ये मेम्ब्रेन दिखाई दिया, ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन थी, है ना, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट, क्या यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट, अभी बात करेंगे, ये जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये PQ, ये प्रोटॉन पंप है जो हाइड्रोजन आयन को पंप किधर करेगा, ल्यूमन में। तो प्रोटॉन पंप भी है, मेम्ब्रेन भी है। ओके, फिर आपने बोला था क्या होना चाहिए, एटीपी सिंथेज या F0 F1 पार्टिकल, वो भी आपको दिख रहा है यहां पर। तो ये आपका F0 F1 पार्टिकल भी है, ये मेम्ब्रेन भी है, प्रोटॉन पंप भी है जो हाइड्रोजन आयन को ल्यूमन में पंप करेगा। और फिर आपने बोला प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट समझ में आ रहा है कि कहीं पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा और कहीं पर कम होगा, इसकी बात। तो ये चारों पॉइंट यहां पर आपको मिल रहे हैं, लेकिन ग्रेडियंट अभी हमने यहां पर डिस्कस नहीं किया है, इसको हम नेक्स्ट डायग्राम से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। एनसीईआरटी का डायग्राम है और उस डायग्राम को आपने रिप्रेजेंट किया। सवाल यह है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो टर्म आपने यूज किया, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कैसे होता, पहले इसकी बात कर लें। आपने बोला कि फोटो सिस्टम सेकेंड, यहां हमने लिख दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट, बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपको देखने को मिले। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हुए फोटो सिस्टम फर्स्ट से NADP प्लस के पास गया, तो क्या उस दौरान ये PQ दैट मीन्स प्रोटॉन पंप हाइड्रोजन आयन को ल्यूमन में पंप कर रहा था? अगर ऐसा है तो क्या ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा? बिल्कुल। दूसरा पॉइंट आपको याद होगा, जब आपने बोला कि फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आया। इस डिफिशियंसी को पूरा कौन कर रहा था? वाटर के ब्रेकडाउन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन। तो जब वाटर का ब्रेकडाउन हुआ उस दौरान आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको तो ले लिया फोटो सिस्टम सेकेंड ने, लेकिन हाइड्रोजन आयन किधर आ गया? ल्यूमन में। हाइड्रोजन आयन किधर आया? ल्यूमन में। तो हाइड्रोजन आयन किधर आ रहा है? ल्यूमन में। वाटर के ब्रेकडाउन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन टुवर्ड्स ल्यूमन, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड के पास। नेक्स्ट ये स्टेप आपने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एक्सेप्टर से होते हुए फाइनली गया NADP प्लस के पास। यहां से इसने उठाया स्ट्रोमा से क्या उठाया? हाइड्रोजन आयन, और प्लस कन्वर्ट किसमें हो गया? ये NADPH या NADPHH प्लस में। तो यहां पर 3 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला, NADP प्लस का NADPHH प्लस में कन्वर्जन, इस दौरान स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, और ये बोलूं कि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो रहा है। दूसरा, प्रोटॉन पंप, ये जो PQ की बात हो रही है, ये हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ पंप कर रहा है, और
तीसरा कि वाटर के ब्रेकडाउन से निकला हुआ हाइड्रोजन आयन टुवर्ड्स ल्यूमेन आ रहा है। इन तीनों स्टेप की वजह से, इसको बोल दूं 1, इसको बोल दूं 2, इसको बोल दूं 3, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा होगा स्ट्रोमा के कंपैरिजन में, और इस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट आपने बोला था क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? क्या मेम्ब्रेन है? बिल्कुल है। पंप है, दिख ही रहा है, जो हाइड्रोजन को पंप कर रहा है ल्यूमेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, डेवलप हो गया है। और आपने बोला था एटीपी सिंथेटाइज, जिसमें आपने बोला था F0 और F1 पार्टिकल, वो भी आपको दिख रहा है यहां पे, सी क्लोरोप्लास्ट के लिए बोला गया। तो CF1 या CF0 यहां पर आपको दिख रहा है। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप हुआ, तो एटीपी कैसे बनता है उसकी बात करें, है ना। यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो अब ये ग्रेडियंट हमें तोड़ना है, और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है तब एटीपी बनता है। ठीक है, यहां पर ये हाइड्रोजन आयन इस एटीपेज या एटीपी सिंथेज एंजाइम से बाहर निकलने वाला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। दैट मीन्स यहां पर यह हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन से निकल करके स्ट्रोमा में जाने वाला है, और इसको पाथवे प्रोवाइड कौन करेगा? एटीपी सिंथेज। अब यहां से यह हाइड्रोजन आयन यहां से मूव करके बाहर आएगा तो एटीपी बनता, इसकी बात हुई है। यहां पे आपने बोला F0, यहां पर F1। एनसीईआरटी ने बोला कि F1 में कन्फॉर्मेशनल चेंज होने की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करूं, यहां पर आप इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये आपने बोला F0, F1 और ये बीच वाला पोर्शन, इसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो नॉर्मली हम F0 और F1 की ही बात करते हैं। इससे आप बोलते हो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है ना, हाइड्रोजन आयन यहां से निकलेगा तो आपने बोला यहां पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके क्या बनाएगा? ATP बनाएगा। तो जब ये बाहर निकलता है तो होता क्या है वाकई में? सपोज अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये हमारा ये बीच वाला पोर्शन स्टॉक, इसकी बात कर रहा हूं, है ना। नीचे है F0, नीचे है F0, और ऊपर ये मैं रिप्रेजेंट करूं, ये है F1, ये है F1, ये है F1, ये है F1। तो जब ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो इसमें ये F0 और ये जो बीच वाला पोर्शन इसको घुमाता है, हेड नहीं घूमता, हेड रोटेट नहीं होता। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो ये क्या करेगा? ये जो F0 है इसको कन्फॉर्मेशनल चेंज कराता है, क्योंकि घूमता है, और जब ये घूमेगा तो इस हेड में F1 में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, और इस कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ करके किसमें कन्वर्ट होता है? एटीपी में। तो F1 में कन्फॉर्मेशनल चेंज होने की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटा, हाइड्रोजन आयन यहां से बाहर आया, F1 में कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ तो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो क्या नॉन साइक्लिक में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, F0 F1 पार्टिकल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मेम्ब्रेन होना चाहिए, और प्रोटॉन पंप होना चाहिए। वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपने यहाँ पर एटीपी के फॉर्मेशन की बात की। यहां पर जो डिफरेंट एक्सेप्टर आपने यहां पे लिया था, ये जो भी डिफरेंट एक्सेप्टर, अगर इन एक्सेप्टर को हम उसके रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू के बिहाफ पर रेडॉक्स स्केल पे अगर हम अरेंज करते हैं तो जो हमें शेप मिलता है वो जेड, कैसा दिखता है? जेड की तरह। इसलिए इस नॉन साइक्लिक को हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। यहां पर रेडॉक्स पोटेंशियल की बात हो रही है, रेडॉक्स पोटेंशियल की बात हो रही है।
नीचे की तरफ रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू कम, सॉरी ज्यादा, और ऊपर की तरफ रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम। एनर्जी की बात नहीं हो रही, रेडॉक्स पोटेंशियल की बात हुई। नीचे वैल्यू हाई और ऊपर वैल्यू लो है। ओके, इलेक्ट्रॉन लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो जो भी डिफरेंट कैरियर है उनको अगर उनके रिडॉक्स वैल्यू के बिहाफ पर हम रिडॉक्स स्केल पर अरेंज करें तो हमें जेड शेप मिलता है, इसीलिए इसको हम जेड स्केल में बोलते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, जेड स्केल। ओके, तो यहां पर नॉन साइक्लिक में जो मेन पॉइंट है, एक बार फिर से उसको हम रिपीट करते हैं, समराइज करते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को आपको टारगेट करना है। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, फिर से इस डायग्राम पे आते हैं। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों प्रेजेंट है। नॉन साइक्लिक में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस है। नॉन साइक्लिक में ATP का फॉर्मेशन होता है। नॉन साइक्लिक में वाटर का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये जो डिफरेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन अपने से पूछा रहता है। अब ATP बना कैसे, इसको आपने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू डिस्कस किया था, जिसकी रिक्वायरमेंट आपने बोली कि मेम्ब्रेन होना चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, और ये F0 F1 कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। वो सब आपको दिख रहा है। फिर आपने बोला कि ग्रेडियंट जब टूटेगा, हाइड्रोजन आयन फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू F0 F1 पार्टिकल से बाहर जाएंगे तो F1 में कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, जिसकी वजह से ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ करके कन्वर्ट किसमें होगा, ATP। ये वो डिफरेंट पॉइंट है जो यहां से क्वेश्चन बनता है। ओके, इन डिफरेंट एक्सेप्टर को जो भी इस नॉन साइक्लिक में था, अगर हम उसके रिडॉक्स वैल्यू के बिहाफ पर अरेंज करते हैं तो शेप कैसा आता है, जेड शेप, और इसलिए इसको आपने बोला जेड स्क्यू। ओके, नेक्स्ट है क्वांटम रिक्वायरमेंट या क्वांटम एल्ड। दो टर्म आपने यूज किया, क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम एल्ड। क्या है, इसको आप यहां पर इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करो। वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल का अगर ब्रेकडाउन होगा तो क्या यहां पर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इससे पहले जब हमने नॉन साइक्लिक में 1 वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन की बात की थी तो हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की बात की थी। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। आपको पता है कि वाटर के ब्रेकडाउन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, OEC के थ्रू फोटो सिस्टम सेकंड के पास जाएगा। तो फोटो सिस्टम सेकंड उसका एक्सेप्टर था। तो अगर हम 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बिहाफ पे बात करें, कितने, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बिहाफ पे बात करें, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब प्रोड्यूस होगा 2 वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन की वजह से, तो इस दौरान 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन आयन तो किधर रहा, ल्यूमेन में, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, फोटो सिस्टम सेकंड के पास। ओके, ठीक है। अब मैं इस 4 इलेक्ट्रॉन के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन को टारगेट करता हूं। तो आप बताओ, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड के पास गया तो यहां से निकला, हमें पता है कि इससे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, क्योंकि दोनों साथ साथ काम कर। तो वो एक इलेक्ट्रॉन, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, उस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने में क्या हमें एक क्वांटालाइट की रिक्वायरमेंट होगी, 1 क्वांट, 1 इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे। तो 1 क्वांटालाइट यहां पे आया, वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और मूव करते हुए कहां चला गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। कहां गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से NADP प्लस के पास ले जाना है, तो फिर यहां पर एक क्वांटालाइट की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स उस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में
दो क्वांटा लाइट की रिक्वायरमेंट हो रही है, एक क्वांटा लाइट फोटो सिस्टम सेकंड के पास, एक क्वांटा लाइट फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में दो क्वांटा लाइट। तो वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के बिहार पर अगर बात करें तो क्या यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन निकला। इस 4 इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम सेकेंड से होते हुए NADP प्लस के पास पहुंचाने में कितने क्वांटा लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको पता है 4 फोटॉन यहां पे और 4 फोटॉन यहां पर, दैट मीन्स टोटल 8 फोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी। वो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ उस दौरान 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकला इसको यहां से NADP प्लस तक ले जाने में हमें टोटल 8 फोटॉन लाइट की रिक्वायरमेंट होगी और इसी के लिए आप टर्म यूज करते हो क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्या बोलोगे? क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो बोल रहा क्या, द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा और फोटॉन रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, ये है क्वांटम रिक्वायरमेंट। और हमने अभी डिस्कस किया कि 8 क्वांटा लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन। ओके, इसको हमने इस डायग्राम समझ लिया कि 2 मॉलिक्यूल वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन, इस 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से NADP प्लस तक ले जाने के लिए 4 फोटॉन यहां पे, 4 फोटॉन यहां पे, टोटल 8, ये क्वांटम रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से एक और टर्म है क्वांटम रिक्वायरमेंट के बाद क्वांटम यील्ड। किसकी बात हो रही है? क्वांटम। सिंपल सा क्वांटम यील्ड का मतलब है 1 क्वांटा लाइट जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स 1/8। 1 क्वांटा जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे वो क्वांटम यील्ड है। तो आपने बोला द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व बाय 1 क्वांटा ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्वांटम यील्ड। नॉन साइक्लिक के बाद नेक्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक देन साइक्लिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो डिफरेंट पॉइंट है इसको हम डायग्राम से समझते हैं। आपने बोला कि इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट आपने रिप्रेजेंट किया, और इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट कैरियर से होते हुए FeS, FD, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फिर वही PQ, प्रोटॉन पंप। तो क्या यहां से हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में आएगा, है ना। फिर ये इस कॉम्प्लेक्स होते हुए PC, प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास आएगा। दैट मीन्स इस लाइट से फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो डिफरेंट एक्सेप्टर से होते हुए, कैरियर से होते हुए फाइनली फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास आ गया। तो क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट साइक्लिक हुआ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब यहां पे अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चल रहा है तो क्या इस प्रोसेस में ये जो प्रोटॉन पंप है ये हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन में ट्रांसफर करता रहेगा? बिल्कुल। यहां पर क्या NADPHS का फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि OEC फोटो सिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड है, ना कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से। और यहां पर सेकेंड नहीं है, सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो यहां पर आपने बोला हाइड्रोजन आयन को ये पंप कर रहा है किधर? ल्यूमेन में। और अगर ये प्रोसेस चलता रहा, हाइड्रोजन आयन इस ल्यूमेन में आता रहा, तो फिर वही पॉइंट प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। ये ग्रेडियंट जब टूटेगा दैट मीन्स ये F0 F1 से बाहर आएगा, तो F1 में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और इस दौरान ATP का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सा नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। क्या साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में रोटेट करता है? बिल्कुल। नॉन साइक्लिक में ऐसा नहीं था। साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जहां से निकला लौट करके वापस नहीं आया, है ना। प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां भी डेवलप हो रहा, प्रोटॉन ग्रेडियंट वहां भी डेवलप होता था। यहां भी मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर दैट मीन्स PQ है, प्लास्टोक्विनोन, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर PC यानी प्लास्टोसाइनिन है। मेजर पॉइंट जो डिफरेंसेस है दोनों में, अगर उसकी बात करें तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड नॉन साइक्लिक में प्रेजेंट होता,
जबकि साइक्लिक में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट है। नॉन साइक्लिक में वाटर का ब्रेकडाउन होता है, साइक्लिक में नहीं होता। नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज होता है, साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। NADPHS+ का फॉर्मेशन साइक्लिक में होगा, नॉन साइक्लिक में होगा, साइक्लिक में NADPHS+ का फॉर्मेशन नहीं होगा साइक्लिक में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक में थियोफाइटिन, तो यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा आपका, FRS या FD या आयरन सल्फर प्रोटीन। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक में NADP+, यहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्योंकि वहीं प्रोटॉन लौट कर आ रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की अगर बात करें तो ATP, NADPHS+ और ऑक्सीजन, जबकि साइक्लिक का प्रोडक्ट है ATP। यहां पर ना तो NADPHS+ बना, नहीं ऑक्सीजन रिलीज हो रहा। तो ये बेसिक डिफरेंस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, और यही पॉइंट हमें याद करना है। ओके, अब यहां पर आपने जो डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किया, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट वर्क डिस्कस हो चुका है। अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपन इज इन द स्ट्रोमा लैमेली। याद होगा स्ट्रोमा लैमेली ही वो था जिसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट होता, सेकेंड नहीं होता, और नहीं इसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। किसकी बात हो रही है, स्ट्रोमा लैमेली की। जबकि अगर हम ग्रैनम थैलेकोइड की बात करें तो फर्स्ट भी था, सेकेंड भी था, NADP रिडक्टेज भी था। इन साइक्लिक ETS नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन अकर बिकॉज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एब्सेंट। तो न तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, न वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, और न ही NADPHS+ का फॉर्मेशन होगा। तो केवल हमें क्या मिला, ATP। तो आपसे क्वेश्चन पूछूं, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP, NADPH2, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन फिर वही सेम, ATP, NADPHS+, ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक पूछूं तो बताओगे आप ATP। ओके, तो क्या नॉन साइक्लिक और साइक्लिक जो कि लाइट रिएक्शन का हिस्सा है, इससे हमें प्रोडक्ट मिल गया? प्रोडक्ट क्या मिला, ATP और NADPHS+। अब ऑक्सीजन तो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन चला गया एटमॉस्फेयर में, अपने पास क्या बचा, प्लांट के पास क्या बचा, ATP और NADPHS+। इसको कहां पर यूज करेंगे, आपको पता है, डार्क रिएक्शन। किस लिए यूज करेंगे, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट